जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार तथा लवण तथा धातु अधातु और उपधातु चैप्टर को कर लिए हैं। ये तीनों चैप्टर जो है मैं अपने खुद के नोट्स से रिकॉर्ड करके पढ़ाया था। ये मैटर जो चैप्टर है ये भी मेरा हैंड नोट्स ही है, बट इसको मैं टाइप करके पीडीएफ फॉर्म में बदल दिया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ यानी कि मैटर, हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखें कि आखिर पदार्थ है क्या। तो वैसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे और जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो, और जो अपने परिवर्तन का विरोध करे। तो आप लोगों को तो पता है कि स्थान घेरे यानी कि जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ जगह ले और जिसके पास कुछ मास हो यानी कि द्रव्यमान हो, और जो अपने परिवर्तन का विरोध करे यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के लिए वो विरोध करता है। जैसे ठोस से द्रव में जाने के लिए उसका विरोध करे, द्रव से गैस में जाने के लिए उसका विरोध करे, तो उसे हम लोग परिवर्तन का विरोध कहेंगे। तो ये 3 गुण जो है जिसके पास होगा वो जो है पदार्थ कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, एटसेट्रा। और बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे दीवार हो गया या कुछ भी हो सकता है जो वस्तु है जो जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो, स्थान घेरे और जो परिवर्तन का विरोध करे। ईंट है, इसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, स्थान भी घेरता है और ये जो है परिवर्तन का सब विरोध करता है। तो ये सभी जो है पदार्थ के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे नोट में आपको देखना है कि नोट में क्या, परंतु प्रकाश हो गया, उष्मा होगी और ऊर्जा, भावना, ये सभी जो है पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब के पास द्रव्यमान, जैसे उष्मा हो गया, उष्मा के पास कुछ द्रव्यमान नहीं होता है, ये परिवर्तन का विरोध नहीं करती है और ये जो कुछ स्थान भी नहीं घेरती है। तो इस प्रकार से यानी कि कहे तो स्थान तो घेरती है, जैसे ये प्रकाश हो गया जो स्थान घेरती है, लेकिन इसके पास कोई मास वगैरह नहीं होता है। तो ये जो है पदार्थ के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो रसायन शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र देश के शब्द यानी कि कीमिया से हुई है। जो मिस्र देश का एक शब्द है कीमिया, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी, इसी से इसका जो है उत्पत्ति हुई है रसायन शब्द की। ठीक है, और इस कीमिया का अध्ययन केमिकेटिंग कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। कीमिया का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? केमिकेटिंग कहलाता है। रसायन विज्ञान की जनक की अगर बात करें तो लेवोजियर साहब को जो है रसायन विज्ञान का हम लोग जनक कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। और लेवोजियर ने प्रमाणित किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी चीज को अगर हम दहन करते हैं, जलाते हैं, तो बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जो है जलता नहीं है। इसको जो है किसने बताया था? तो लेवोजियर साहब ने बताया था। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत था ये भी जो है लेवोजियर ने ही दिया था। तो इस चीज को आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर भारत में विज्ञान के अगर पिता की बात करें तो भारत में विज्ञान के पिता पीसी रॉय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? पीसी रॉय को। और इनका जो है इनको नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो पीसी रॉय को कहा जाता है, जिन्हें जो भारत के विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं, यानी कि पदार्थ के प्रकार देखते हैं। तो पदार्थ के प्रकार जो है 2 तरीके से बांटा जाता है, एक भौतिकी के आधार पर और एक रसायन के आधार पर। तो भौतिकी के आधार पर अगर बात करें तो 5 प्रकार की होती है और रसायन के आधार पर बात करें तो वो 3 प्रकार की होती है। अब हम लोग भौतिकी के आधार पर पदार्थ के हम लोग प्रकार देखेंगे। तो भौतिकी के आधार पर पदार्थ जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया गैस, चौथा हो गया प्लाज्मा और 5वां हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है 5 अवस्था आपको याद रखना है, मतलब भौतिकी के 5 प्रकार याद रखना है। और ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं याद रखना है जो कि भौतिकी के आधार पर इसे बांटा गया है।
अब इनमें हम कुछ कंपैरिजन देख लेंगे, तो इसको तुलना करके देखें क्या कि हर तरीके से। जैसे आयतन की अगर तुलना करें तो आयतन जो होता है वह गैस की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम द्रव की होती है, और सबसे कम आयतन जो है वो ठोस की होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आयतन किसका होता है ठोस द्रव गैस में, तो गैस की होती है, और सबसे कम ठोस की होती है। उसके बाद घनत्व की बात करें या बल की बात करें, तो घनत्व या बल में, बल यानी कि उसके अणुओं के बीच का बल, ठीक है, बल यानी कि उसके अणुओं के बीच का बल। तो घनत्व सबसे ज्यादा ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, और सबसे कम गैस का होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, अणुओं के बीच का आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। इसीलिए उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण ठोस जो है मजबूत होता है, ठीक है, ठोस जो है स्ट्रॉन्ग होता है, इसे संकुचित करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम अणुओं के बीच का जो है आकर्षण बल वो गैस में होता है। अब अणुओं के बीच की अगर दूरी की बात करें तो अणुओं के बीच की जो है दूरी है सबसे ज्यादा गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम अणुओं के बीच की दूरी ठोस में होती है। इसीलिए इसके कण जो है काफी नजदीक नजदीक होने के कारण, इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इसके बीच की दूरी जो है अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, और ये मजबूत होता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब रसायन के आधार पर पदार्थ के हम लोग प्रकार देखेंगे। तो रसायन के आधार पर पदार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं, तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण जो है रसायन के आधार पर ये पदार्थ के प्रकार हैं। अब देखेंगे कि तत्व क्या है। तत्व क्या है कि यह पदार्थ का क्या है जी, शुद्धतम रूप है, जो प्योर रूप है मैटर का यानी कि पदार्थ का, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि जो तत्व होता है, तत्व में जो है सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो है तत्व बनता है। इसमें जो है कोई अलग तत्व को, कोई अलग जो है परमाणु जो है नहीं मिलकर बना होता है, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर ये बना होता है। जैसे हो गया हीलियम, तो हीलियम एक तत्व है, और इसमें जो है केवल हीलियम के ही परमाणु है। सॉरी, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन, लोहा, सोडियम, पोटासियम, कोई भी हो सकता है, जिंक हो गया, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कुछ भी हो जाएगा। तो ये जितने भी है ये सभी जो है तत्व हो जाएंगे। तत्व के प्रकार की अगर बात करें तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं, एक धातु हो गया, एक अधातु हो गया, और एक उपधातु हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब धातु, अधातु, उपधातु जो है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यानी कि धातु अगर ऐसे बात कर ले तो धातु जो धारा का प्रवाह कर सके, ऊष्मा का प्रवाह कर सके, उसे हम लोग धातु कहते हैं। और जिसमें चमक हो, जिसमें तन्यता हो, और आघातवर्ध हो, ये सब जो है गुण धातु का है। अधातु का क्या है, जिसे धारा प्रवाहित नहीं हो, ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो, चमक नहीं हो, और वो टूट जाता है, उसे बल लगाने पर भंगुर होता है, टूट जाता है, तो उसे हम लोग अधातु कहेंगे। और उपधातु जिसमें दोनों का गुण मौजूद हो हम लोग उपधातु कहेंगे। अब हम लोग यौगिक की तरफ चलते हैं। तो यौगिक क्या है, यह पदार्थ का शुद्धतम रूप है। यौगिक भी पदार्थ का शुद्धतम रूप है, जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है जी, बनता है। यानी कि जब ये भी पदार्थ का शुद्धतम ही रूप है, लेकिन इसमें दो अलग अलग तत्व के परमाणु, दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणु से बना होता है, और जो भी परमाणु होगा एक निश्चित अनुपात में मिलेगा, तब जाके ये बनेगा, तो उसे हम लोग यौगिक कहेंगे। जैसे हो गया NaCl, HCl, AgCl एटसेट्रा। जैसे हो गया कि H2SO4, जैसे हो गया कि आपको H2SO4 की अगर बात कर ले तो यहाँ से जैसे हो गया H2SO4, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हो गया H2SO4, ये हो गया KN3, ये हो गया। तो ये सब जो है ये यौगिक है, क्योंकि इसमें सोडियम के एक परमाणु है, और क्लोरीन का भी एक परमाणु है, तो NaCl बना। तो एक निश्चित, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, एक एक परमाणु है। यहाँ पे क्या है जी, Ag सिल्वर है, ये क्लोरीन है, तो एक एक परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु। तो ये अनुपात जो है एक फिक्स है कि इसमें जो है इस पदार्थ ये जो भी
तत्व है उसका एक निश्चित अनुपात में, यानी कि 2 है इसमें, इसका 1 अणु है, परमाणु है और इसका 4 परमाणु है। तो इस प्रकार से मिलकर के H2SO का एक अणु बनाया। यहाँ पे पोटेशियम का 1 अणु है, नाइट्रोजन का 1 अणु है, सॉरी परमाणु है, और ऑक्सीजन का जो है 3 परमाणु है। इस प्रकार KN3 का 1 परमाणु बनाया। तो इसमें जो है सबका अलग अलग जो है एक रेशियो, जैसे 4 गो, जैसे H2SO4 का 4 गो अणु हुआ, तो H2SO4 का 4 अणु होगा, तो चारों अणु में क्या होगा कि 2 गो हाइड्रोजन होगा, 1 गो सल्फर होगा, 4 गो क्या होगा जी ऑक्सीजन होगा। तो इस प्रकार से एक निश्चित अनुपात से बन रहा है, तो यह जो है यौगिक होगा। तो यौगिक का जो है आप लोग को याद रखना है क्या होगा एग्जाम्पल। और इसके प्रकार की बात करें तो एक कार्बनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा जी एक कार्बनिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बनिक यौगिक हो जाएगा और एक अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। यौगिक की प्रकार की बात करें, कार्बनिक यौगिक क्या होगा, यानी कि जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है उसे अकार्बनिक यौगिक हम लोग कहते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक की बात करें तो जैसे हो गया CH3COOH। तो ये जो यौगिक है इसमें कार्बन उपस्थित है, तो ये कार्बनिक यौगिक हो गया। जैसे यहाँ से NaCl उठा लिया, ठीक है, NaCl, N यहाँ पे 12 लेते हैं, ठीक है, NaCl हो गया। तो NaCl जो है इसमें क्या है कार्बन उपस्थित नहीं है, यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, तो इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। तो ये हो गया अकार्बनिक यौगिक और ये हो गया कार्बनिक यौगिक। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक होता है मिश्रण, ठीक है, मिश्रण हो गया। तो मिश्रण की अगर बात करें तो इसका थर्ड टाइप क्या होगा जी मिश्रण। तो मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण क्या है सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो मिश्रण क्या है कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिलाने से बनता है। यानी जो है जैसे यौगिक में एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक के परमाणु, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। और जब किसी भी अनुपात में मिला देंगे, कोई अनुपात फिक्स नहीं हो, तो उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। जैसे हो गया वायु, दूध, स्टील, समुद्री जल, पीतल, कोहरा, पीतल हो गया, कोहरा हो जाएगा, नमक हो जाएगा, नमक पानी का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी है ये मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो भी परमाणु से मिलकर बने हैं इसमें परमाणु जो है एक निश्चित अनुपात में नहीं मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि यह जो है मिश्रण है। अब इसके प्रकार की बात करें तो एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है असमांगी मिश्रण। अगर समांगी मिश्रण की अगर बात करें तो समांगी मिश्रण क्या है कि वह मिश्रण जिसमें घटकों का संघट पूरे मिश्रण में एक समान होता है, यानी जो है एक समान रूप से अगर मिला होगा, ठीक है। अगर घटक का संघट जो होगा मतलब जो भी उसका मिश्रण होगा उस मिश्रण में अगर एक समान रूप से मिला हुआ होगा, ठीक है, तो और इसके अवयव को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी कि जो है मिश्रण जो है वैसा मिश्रण जिसमें पूरे घटकों का जो संघट है उसमें मिश्रण में एक समान रूप से फैला हुआ था, माने जो भी उसका घटक है वो घटक जो है मिश्रण में समान रूप से फैला होता है और उसके अवयव को जो है हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। यानी कि उसका जो भी कण है उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी के साथ चीनी या नमक का घोल, जैसे पानी और चीनी को मिला देंगे, जब उसको पूरे तरीके से घोल देंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन पानी के कण है और कौन चीनी के कण है, यानी कि चीनी का जो है कण हमें उसमें दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पानी और चीनी का जो है मिश्रण जो है वह एक समांगी मिश्रण है। उसी प्रकार पानी और नमक का मिश्रण को वैसे करेंगे तो नमक का कण उसमें हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा समांगी मिश्रण होगा। वायु हो जाएगा, वायु में भी नहीं दिखाई देता है कौन ऑक्सीजन का परमाणु है, कौन हाइड्रोजन का परमाणु है, कौन नाइट्रोजन का परमाणु है। तो ये जो है समांगी मिश्रण हो जाएगा। पीतल हो जाएगा, पीतल भी क्या है एक मिश्रण है और मिश्रण यानी कि समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखते हैं असमांगी मिश्रण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो असमांगी मिश्रण क्या है कि वह मिश्रण जिसमें घटकों का संघट पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है, मतलब जो भी घटक है इसका मिश्रण में समान रूप से नहीं होता है, समान रूप से नहीं मिला होता है, उसे हम लोग असमांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके अवयव को हम लोग क्या कर सकते हैं जी नंगी आंखों से देख सकते हैं।
यानी कि असमांगी मिश्रण में जो भी घटक से बना होगा वो मिश्रण, उसको जो हम नग्न आंखों से यानी खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं, तो उसे हम लोग असमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, रेत और पानी को जब हम मिलाएंगे तो रेत साफ साफ दिख जाएगा, पानी अलग दिखेगा, रेत अलग दिखेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि रेत और पानी का जो मिश्रण है वो असमांगी मिश्रण है। तेल और पानी का मिश्रण, तो पानी में जब हम लोग तेल को घोलते हैं तो तेल अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है, यानी कि उसके जो है घटक जो भी है तेल और पानी है अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये जो है असमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, सलाद हो गया। सलाद में बहुत सारे चीजों को हम लोग काटते हैं, बहुत सारे सब्जी फल को काटते हैं, वो सब अलग अलग दिखाई देता है, तो सलाद भी एक प्रकार का असमांगी मिश्रण हो जाएगा। लोहा और सल्फर का मिश्रण, इसमें लोहा और सल्फर अलग अलग दिखाई दे देगा, तो इस प्रकार से एक कह सकते हैं कि लोहा और सल्फर का जो मिश्रण है असमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब देखिए, जो भी हम लोग पदार्थ को प्रकार को पढ़े थे, हम लोग 5 बराबर भागों में पढ़े थे भौतिकी के आधार पर, जिसमें ठोस था, द्रव था, गैस था, प्लाज्मा था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था। तो उसमें ठोस को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। तो ठोस को 2 प्रकार में कौन कौन से बांटा गया है? एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, जिसका ज्यामितीय आकृति और गलनांक निश्चित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब जिसका आकृति फिक्स हो और गलनांक भी क्या हो जी? निश्चित हो। गलनांक यानी कि जिस ताप पर वह द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी सॉरी, जिस अवस्था में वह, जिस ताप पर वह अपने फ्रीज में हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। ठीक है, तो वह निश्चित हो तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हो गया हीरा, क्वार्ट्ज, तांबा और नमक, ये सभी जो है क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो जिसका ज्यामितीय आकृति और गलनांक निश्चित ना हो, तो उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो जाएगा, इसका जो है ज्यामितीय आकृति फिक्स नहीं रहता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये तीनों क्या है जी? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब प्लाज्मा की बात करें, आगे चौथा प्रकार क्या था जी? अब ये ठोस का प्रकार हो गया, द्रव के बारे में हम लोग जानते हैं, गैस भी हम लोग जानते हैं। देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या है? यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या है जी? पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित आयनित होकर, आयनित यहाँ पे लिख लीजिएगा, आयनित होकर, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा कि आयनित होकर, यहाँ से लिख सकते हैं हम आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। आयनित होकर जो है वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्लाज्मा उसे कहते हैं। मतलब वैसे ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर जो है गैसीय अवस्था में, जब इसका टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो जो है आयनित हो जाता है और वह गैसीय फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जैसे है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। क्या होती है जी? प्लाज्मा होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या हो जाती है? ये प्लाज्मा होती है, और प्लाज्मा के कारण जो है ये जो है प्रकाश देता है। और फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम लोग हीलियम गैस का यूज करते हैं और नियॉन बल्ब में हम लोग नियॉन गैस का यूज करते हैं। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा प्लाज्मा के कारण होती है। ठीक है, तो जो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा है वो प्लाज्मा के कारण ही होती है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो यह पदार्थ ही क्या है जी? पांचवी अवस्था है। यह पदार्थ ही क्या है? पांचवी अवस्था है, जो परम ताप के निकट होता है। परम ताप यानी 0 डिग्री, 0 केल्विन पर। कितना? 0 केल्विन पर हम जब जाते हैं तो वहां पदार्थ की पांचवी अवस्था हमें देखने को मिलती है। 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे ये परम ताप को कहते हैं। परम ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है या 0 केल्विन होता है। तो जब इस टेम्परेचर पे हम लोग पहुंचते हैं तो हमें पदार्थ की पांचवी अवस्था देखने को मिलती है। चलिए, इस अवस्था की खोज जो है 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा जो है इसकी गणना की गई थी। अनुमान लगाया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में इस पदार्थ की जो है अवस्था की, पांचवी अवस्था की गणना की थी, यानी कि अनुमान लगाया था। और इस गणना के आधार पर, ठीक है, आइंस्टीन ने इस अवस्था की भविष्यवाणी की।
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो इसको जो है गणना जो है सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था और बाद में जो है आइंस्टीन ने इस अवस्था की भविष्यवाणी की। तो इस प्रकार से हम लोग पदार्थ के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर जो है आप लोग इतना अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपके जो है कोई भी क्वेश्चन जो है छूटने वाले नहीं है, यानी कि सभी टॉपिक्स जो है इसमें क्लियर कर दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है हम इस प्रकार की वीडियो आगे हम लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।